2024 का लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर एक ऐसा इंटरेस्टिंग चुनाव हो चुका है, वहां पर बिना वोट डाले, बिना वोटिंग के उम्मीदवार जीत गया भाजपा का। अभी तक तो आपने खबरें सुनी होंगी कि आप कोई भी बटन दबाइए वोट तो बीजेपी को जाएगा, कुछ भी करिए वोट तो भाजपा को जाएगा, या भाजपा ने ईवीएम में कुछ सेटिंग किया है, कुछ न कुछ इस तरह की खबरें आपने सुनी होंगी। लेकिन आज बिल्कुल अलग खबर आपको बताने जा रहा हूं। बिना चुनाव के भी बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया, निर्विरोध तरीके से जीत गया ये कहा जा रहा है। लेकिन ये वाकई निर्विरोध तरीके से जीता है या फिर सीधे तौर पर जो है धांधली करके चुनाव जो है जीता गया है? मैं आपके सामने जो है वो खबर रखने जा रहा हूं। हुआ क्या है, किस तरीके से हुआ है। भाजपा ने बिना वोटिंग के सूरत लोकसभा सीट जो है वो जीत ली है। मुकेश दलाल हैं भाजपा के नेता, वो निर्विरोध रूप से जीत गए हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने पूरी कहानी बताई है और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनका पर्चा रद्द हुआ है। और ना केवल कांग्रेस के कैंडिडेट का पर्चा रद्द हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ और 8 जो निर्दलीय थे उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया है। और बात इतनी नहीं, बीएसपी के जो उम्मीदवार थे उनका एक पर्चा बचा हुआ था, उन्होंने भी अपना पर्चा वापस ले लिया है। मतलब कि मैदान में कोई नहीं, मैदान में सिर्फ अकेली भाजपा। तो चुनाव आयोग ने जाकर के खुद ही उसके गले में माला पहना दी। चुनाव आयोग ने खुद ही उसके गले में माला पहना करके कह दिया कि जाओ, तुम ही जो है वो यहां के सर्वे सर्वा हो। तो ये जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से, ये चुनाव आयोग की तरफ से उसको पर्चा दे दिया गया है। लेकिन कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हुआ है। कहानी मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूं, उसके बाद में चुनाव आयोग ने इस पे, माफ कीजिए, कांग्रेस ने चुनाव आयोग में जाकर के जो शिकायत दी है उस शिकायत पर मैं आऊंगा। हुआ क्या है दरअसल ये समझ लीजिए, थोड़ा सा आसान भाषा में समझिए। बड़ा दिलचस्प है, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको सुनने में बहुत मजा आएगा और आपको बहुत हो सकता है कि गुस्सा भी आए, हो सकता है कि आप जो है वो हैरान भी हो जाए, परेशान भी हो जाए। तो अब कैसे हुआ है जरा उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी के कैंडिडेट है वहां पर मुकेश दलाल, बीजेपी के कैंडिडेट है मुकेश दलाल। और कांग्रेस की तरफ से यहां पर जो कैंडिडेट थे, कांग्रेस की तरफ से है कुंभानी। तो आज कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसको लेकर के चुनाव आयोग के अंदर शिकायत भी दर्ज की है। और जो मुकेश दलाल हैं, मुकेश दलाल कह रहे हैं कि भाई मैं तो लोकतांत्रिक तरीके से जीत हासिल की है। नीलेश कुंभानी, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सुनिए जरा, बीजेपी की तरफ से है यहां पर मुकेश दलाल भाजपा की तरफ से, और नीलेश कुंभानी वो कांग्रेस की तरफ से थे। और उसके अलावा 8 और उम्मीदवारों ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया था, एक बीएसपी की तरफ से पर्चा दाखिल हुआ था। हुआ यह कि कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था, नीलेश कुंभानी, उनकी तरफ से जो 4 प्रस्तावक थे, प्रस्तावक का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई आप मकान खरीदने के लिए जाते हैं कहीं पर, तो 4 गवाहों का साइन करवाया जाता है कि हाँ भाई इसने मेरे सामने पैसे दिए हैं, मेरे सामने इसकी रजिस्ट्री हो रही है। और वो गवाह आकर के चारों के चारों एक साथ आकर के ये कह दें कि रजिस्ट्री के ऊपर जो साइन हुए मेरे नहीं है। ये हुआ है। जो 4 प्रस्तावक थे कांग्रेस के उम्मीदवार के, उन्होंने चारों ने आकर के कहा कि इसके पर्चे पर जो साइन किए गए हैं वो हमारे नहीं है। उसके बाद में बीजेपी की तरफ से जो है याचिका लगाई गई कि इनकी जो पर्चा है वो खारिज कर दिया जाए। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये हुआ कि नीलेश कुंभानी रविवार को यानी कल उनका पर्चा खारिज हो गया। अब पर्चा खारिज हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद में भी लड़ाई में 8 जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार बने हुए थे और एक बीएसपी की तरफ से उम्मीदवार बने हुए थे। हुआ ये कि 8 के 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने
एक ही झटके में, एक ही दिन में अपना पर्चा वापस ले लिया। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यह हुआ कि बीएसपी की तरफ से इकलौते बच गए, और बीएसपी की तरफ से जो इकलौते बचे उनका नाम है दलीप। दलीप उनका नाम है, और वो इकलौते बचे हुए थे वहां पर, और उन्होंने भी जो है वो अपना पर्चा वापस ले लिया। तो मैदान में कौन? मैदान में सिर्फ अकेले भाजपा के उम्मीदवार। ये देश में लोकतंत्र में चुनाव हो रहे हैं, मतलब बोहनी की है बीजेपी ने अपनी, एक तरह से उनकी अब भाई एक सीट उनकी आ चुकी है। आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग ने उनको विजेता घोषित कर दिया है कि निर्विरोध तरीके से यहां पर ना वोट डाले जाएंगे, ना यहां पर अब चुनाव होना है, ना प्रचार होना है। सूरत के अंदर भाजपा जीत गई है, ये वहां पर कह दिया गया। तो जो बोहनी की है वो भी फर्जी तरीके से। भाई अभी तक तो हमने चंडीगढ़ मॉडल देखा था। चंडीगढ़ मॉडल में क्या था? ऐसे ऐसे साइन करके वो वोटों को जो है इनवैलिड किया करार दिया जा रहा था, वोटों को बताया जा रहा था कि वोट जो है वो इनवैलिड है। लेकिन अब तो इतनी नौबत ही नहीं आई है साहब। अब सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि पर्चा ही दाखिल नहीं करने देंगे। अब इसको लेकर के राहुल ने और कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है कि करके उनको स्क्रीन पर लेकर के आइए, मैं अपनी टीम से कहूंगा। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से पूरा खेल हो रहा है, जिस तरीके से पूरा खेल हो रहा है, इससे ज्यादा जो है वो ये बताने के लिए काफी नहीं है कि जो अभी निर्मला सीतारमण के पति ने कहा था कि देश में अगली बार चुनाव नहीं होंगे, ये देश का आखिरी चुनाव है। निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर उनका नाम है, अर्थशास्त्री हैं, लंदन से पीएचडी करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो बहुत सामान्य से इंसान है जिनकी समझ पर कोई जो है ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। बहुत जो है वो पढ़े लिखे आदमी हैं, पीएचडी होल्डर हैं, निर्मला सीतारमण के पति हैं। इसी से आप समझ लीजिए कि कितनी हाई प्रोफाइल जो है शख्सियत होंगे। और उनके पति ने इस बात को कहा है कि साहब चुनाव नहीं होंगे। और अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये राहुल गांधी का ट्वीट है। राहुल गांधी ने आज इसको लेकर के ट्वीट किया है, और राहुल गांधी ने लिखा है, तानाशाही की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। मतलब लोगों का कम से कम यह अधिकार तो होता है कि लोग जाकर के वोट दें। देखिए निर्विरोध तरीके से ऐसा नहीं कि देश में कोई सांसद चुने नहीं गए हो। क्या पहली बार जो है इस पर आय तौबा हो रही है कि कोई निर्विरोध क्यों चुन लिए गए? निर्विरोध तरीके से सांसद चुने गए, लेकिन सवाल यह है कि ये कौन सी बुलेट की स्पीड से काम होता है। संडे को, रविवार को, यानी कल के दिन कांग्रेस के कैंडिडेट का पर्चा खारिज हुआ, और एक साथ आकर के 4 प्रस्तावकों ने कह दिया कि हमने साइन नहीं किए या हमारे साइन नहीं है। तो समझ करके ये देखिए कि पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ होगा। कांग्रेस के 4 प्रस्तावकों को खरीदा गया होगा। कांग्रेस के 4 प्रस्ताव, अब ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि मैं कहीं पर जा रहा हूं गाड़ी में, अपने टीम के साथियों को लेकर के जा रहा हूं कहीं गाड़ी में मैं, कि भाई चलो फला जगह पर चलते, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट करके लाएंगे। और यहां पर हमारे ड्राइवर, एडिटर, कैमरामैन वो सारे सारे चल करके आगे उतार करके मुझे ये कह दे कि ये आदमी हमारे साथ आया ही नहीं, इस गाड़ी के मालिक हम हैं, ये जो कैमरा और सारी चीजें हमने ली हुई है हमारी हैं। या तो उन सबके मन में चोर आ गया है, या उन सबको पैसे से खरीद लिया गया है। कांग्रेस के चारों प्रस्तावक आकर के सामने इस बात को कह गए कि साहब हमने साइन नहीं किया, हमारे साइन नहीं है। कांग्रेस का पर्चा खारिज, और फिर एक ही दिन में जो है वो 8 और जो निर्दलीय है वो भी अपना पर्चा वापस ले लेते हैं। मतलब कि मुझे गाड़ी से नीचे उतार दिया, और मुझे गाड़ी से नीचे उतार करके हमारे कैमरामैन, ड्राइवर इन सब ने कह दिया कि भाई गाड़ी के मालिक हम हैं, ये आदमी नहीं है, ये आदमी जानते नहीं है। पीछे से एक और बस आ रही थी, और उस बस में 8 आदमी और बैठाए हुए थे। 8 आदमी उतर करके और कह रहे हैं कि हाँ हम भी जानते हैं कि ये ड्राइवर और ये कैमरामैन और ये एडिटर जो है वही इसके मालिक है।
ये आदमी जो है मालिक नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बहुत पहले से बहुत तगड़ी तरीके से सेटिंग की गई थी। तो क्या देश का लोकतंत्र आज इस तरीके से चल रहा है जैसे सड़क पर लूटमार होती है, जैसे छुटभैया लोग करते हैं? देश के लोकतंत्र में हमें एक ऐसे आयाम स्थापित करने चाहिए, देश के लोकतंत्र में हमें एक ऐसे उदाहरण, एक ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नजीर बने। हमने बताना चाहिए कि देखिए कैसे हम इतने मजबूत थे कि हम 400 सीट ला सकते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है हमने पूरा सबको निष्पक्ष तरीके से मौका दिया। जवाहरलाल नेहरू को दुनिया भर की गालियां दी जाती हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू वो शख्सियत थे जो न केवल देश के पहले प्रधानमंत्री थे, बल्कि उनके सामने विपक्ष का कोई नेता ही नहीं था। तब भी उन्होंने विपक्ष के कुछ नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए कहा, तैयार किया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाजपा के सबसे बड़े नेता को, उस वक्त भाजपा तो थी नहीं, जनसंघ था, उस सबसे बड़े नेता को अपनी कैबिनेट के अंदर शामिल किया। नेहरू का ये कद था। जवाहरलाल नेहरू ने ऑन रिकॉर्ड बातें, मैं अपनी तरफ से कोई नहीं कह रहा हूं ये चीजें, ऑन रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू ने विपक्षी पार्टी के नेता को, और ऐसा नहीं कि कोई अपने पक्ष में शामिल कर लिया तो उसका झंडा वंडा बदलवा दिया, उसकी पार्टी बदलवा दी, उसको कांग्रेस का नेता बना दिया, नहीं। वो जो नेता जिस विचारधारा के थे, जिसको बिलोंग करते थे, वही करते रहे, लेकिन उनको अपनी कैबिनेट के अंदर जगह दी, मंत्री बनवाया उनको। आज यहां पर कोई लिफ्ट ना दे साहब, कि राहुल गांधी को अगर कोई पैदल कहीं पर छोड़ करके चला गया और नरेंद्र मोदी निकल रहे और कोई कह दे कि चलो पार्लियामेंट तक इनको भी छोड़ देना, तो नरेंद्र मोदी की तो हमने एक वीडियो वो देखी जिसमें योगी आदित्यनाथ पैदल पैदल चल रहे थे। मोदी जी जब बैठते ना ऐसे, जैसे मैंने अभी ये लाइट लगवाई हुई है आगे ताकि चेहरा आता रहे, आप लोगों को दिखता रहे, मोदी जी यहाँ पे लाइट लगवाते हैं, यहाँ पे लाइट लगवाते हैं, चेहरे चमकता रहना चाहिए, इकलौते हैं। तो गजब बात यह है कि देश का लोकतंत्र आज क्या वाकई इस सूरत में आ गया है। कांग्रेस ने इस पर क्रोनोलॉजी समझाई है, जरा समझिए आप भी क्रोनोलॉजी क्या है। कांग्रेस कह रही क्रोनोलॉजी समझिए आप, और क्या क्रोनोलॉजी है? आप क्रोनोलॉजी समझिए कि कैसे लोकतंत्र खतरे में है। सूरत में पहले कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया गया। फिर सूरत से कांग्रेस के एक अन्य वैकल्पिक उम्मीदवार का नामांकन खारिज किया गया। मतलब कांग्रेस ने एक और जो है वो कैंडिडेट तैयार किए तो उनका नामांकन ही खारिज कर दिया। इसके बाद में बीजेपी छोड़ करके सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, निर्दलीय भी और बीएसपी के भी, सबने अपना नाम जो वापस ले लिया। ऐसे में सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल का निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। यह मैच फिक्सिंग है जो पीएम मोदी कर रहे हैं, क्योंकि बुरी तरह से डरे हुए हैं। यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है जिसे नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं। इतनी जबरदस्त तरीके से मैच फिक्सिंग, इतना जबरदस्त तरीके से पहले से जो है वो जाल बिछाया हुआ है। तो ऐसे में वोटिंग करने का क्या मतलब है? और ऐसे में मैं जाऊं किसी से माइक लगा करके पूछूं कि भैया आपके इधर क्या लोगों का रुझान है, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग इस बार किसकी सरकार चाहते हैं, किसको सरकार में लाएंगे, किसको भगाएंगे, क्या मतलब है इन सब बातों का? हम भी आराम से अपने घर पर सोएं, आप लोग भी आराम से अपने घर पर सो। मोदी जी शाम को टीवी पर आकर के बता दे कि मैं 400 सीटों के साथ में देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया हूं, और कल से जो है वो एक दिन की स्कूल की छुट्टी रहेगी, कल से अवकाश है, और परसों जो है मैं शपथ ले रहा हूं। गजब की बात है भाई, ये देश का लोकतंत्र चल रहा है ऐसे। देश के लोकतंत्र में इस तरीके से जो है चीजें हो रही है। अब कांग्रेस ने इसको लेकर के शिकायत दर्ज की है, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है कांग्रेस ने। और कांग्रेस कह रही कि एक बार जो चीज होती है, एक बार जो चीज होती है वो माना जा सकता है कि गलती से हो गया होगा, तुक्का लग गया होगा। दो बार चीज होती है तो कहा जा सकता है कि ये संयोग की बात है, लेकिन तीसरी बार भी अगर कोई चीज होती है तो मतलब समझ लीजिए कि प्लान करके एक साजिश रची गई है और उस साजिश के तहत ये सारा काम हुआ है। ये कांग्रेस के नेताओं ने आज कहा है। कांग्रेस आज इसमें चुनाव आयोग के पास पहुंची है और चुनाव आयोग को कहा है कि आप ये
सूरत लोकसभा का जो चुनाव है उसको रद्द कीजिए, दोबारा से नए सिरे से तारीख दीजिए और दोबारा से चुनाव कराइए, और कायदे से दोबारा से चुनाव होने चाहिए। वरना आप बताइए, इतने इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। और कांग्रेस ये भी कह रही है इसके साथ साथ कि हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। सुनिए आज कांग्रेस के नेताओं ने सामने आकर के क्या कहा। जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पहले वाले हमारी कंप्लेंट के विषय में किए। तीसरा, एक बहुत ही विचित्र उल्लंघन देखा हमने, जो सिर्फ गैर कानूनी हस्तक्षेप और गलत रूप से दुष्प्रभाव डालने वाला हस्तक्षेप है। हमने ऐसा कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं। मैंने अंदर माननीय आयोग को जेम्स बॉन्ड की कहानी बताई कि पहली बार तो तुक्का होता है, दूसरी बार कोइंसिडेंस होता है। अगर वही चीज़ तीसरी बार हो तो उसको शत्रु का एक्शन कहा जाता है। सूरत में ये बात बारंबार हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये शत्रु का एक्शन है। क्या हुआ? एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं हैं। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से, सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल ज़मीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फ़ायदा न उठा पाए कोई, इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें, जिससे ये संदेश बड़ा स्पष्ट जाए कि अगर मैं इस प्रकार के दुष्प्रभाव से इनको इफ़ेक्ट करता हूँ या इनको इफ़ेक्ट करता हूँ, वोटर हो या कैंडिडेट हो, उसका फ़ायदा मैं नहीं ले सकता। इसलिए इस चुनाव को स्थगित करने की हमने मांग की। 5वां उदाहरण आता है, हमने कंप्लेंट की है न्यूज़ 18 के एक एंकर चैनल ऑपरेटर जो चलाते हैं प्रोग्राम्स, सूर्य तिलक से राज तिलक नाम से उनका एक प्रोग्राम है, उनको लिखित कंप्लेंट दी है अमीश देवगन के विषय में। आप लोग सब पत्रकार हैं, आप लोग सब यूट्यूब में जाना जानते हैं, आप उनका वो प्रोग्राम देख लीजिए। हमने लिंक दी है चुनाव आयोग को। वो इतना भद्दा है, वो इतना उत्तेजनापूर्ण है, वो इतना आपसी वैमनस्य फैलाता है, वो इतना धार्मिक है, वो इतना गैर कानूनी है, वो इतना धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है कि हमारा पूरा शर्म से माथा झुक जाए। हमने तुरंत प्रतिबंध के लिए कहा है। इसी महान व्यक्ति के विरुद्ध पहले कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, निर्णय आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक प्रयत्नशील काम हो रहा है कि चुनाव में जितना माइलेज निकाल सको गैर कानूनी काम से उतना निकाल लो, बाद में देखी जाएगी। ये बाद में देखी जाए पे तुरंत प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक है कि इसको रोका जाए, और वो हमने हमारी 4थी कंप्लेंट में किया है। अंतिम बात जो मैंने कही, और मेरे मित्र अभी 1-2 और आपको उदाहरण देंगे, जो अंतिम बात मैंने की वो थी कि माननीय राहुल गांधी जी कर्नाटक के उस क्षेत्र में कैंपेन करेंगे जब दूसरा कर्नाटक का क्षेत्र जो है वो साइलेंस पीरियड में होगा। यानी एक क्षेत्र में कर्नाटक में चुनाव हो गए, वो साइलेंस पीरियड में चला गया है, मौन व्रत के पीरियड में, और दूसरे पीरियड में जहाँ की अलग अलग चरणों के चुनाव हैं वहाँ पर कैंपेनिंग अनुमति है, अलाउड है। तो हमने स्पष्टीकरण मांगा है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी जी को उन क्षेत्रों में चुनाव अभियान करने का पूरा अनुमति दें। ये सभी हमारे बाकी 15 या 14 कंप्लेंट्स के साथ विवरण किया है, लिखित दिया है, कंप्लेंट दी है, प्रावधान दिए हैं, फोटोग्राफ दिए हैं, याचिकाएं दी हैं, और उसके बाद अब हम समझते हैं कि ट्रायल पे न ये लोग हैं न हम हैं, ट्रायल पे ये हालत है। ये हालत है कि एक एक चीज
जब वहां पर गिनवाई जा रही है, बताई जा रही है, उसके बाद में भी अगर इसको खारिज कर दिया जाए, नकार दिया जाए, तो फिर क्या कहा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इस बारे में सोचना चाहिए कि वो 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि 400 सीट अब बोलना ही बंद कर दिया है। अगर वो जीतने का दावा कर रहे हैं, तो एक सीट पर आप अगर इस तरह की मारामारी कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि 400 नहीं, यहां पर तो 200 के लाले पड़े हुए हैं। और कैसे तैसे, जैसे तैसे करके भी अपने आप को जो नंबर में लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या बीजेपी की ये जो हरकतें हैं, इसको लोग नहीं देख रहे हैं? और क्या लोग जो है वो इस बात को जो है वो हजम कर जाएंगे कि इतनी क्रोनोलॉजी कैसे हो गई साहब? एक क्रोनोलॉजी हो सकती है, दो क्रोनोलॉजी हो सकती है, लेकिन पूरी क्रोनोलॉजी हो गई। पूरी तरह से जो है वो सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है। गजब है। तो बहरहाल आप शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों में जागरूकता आए और लोगों को समझ में आए कि क्या कुछ हो रहा है, और जो हो रहा है क्या वो वाकई सही है, क्या वाकई वो जायज है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिख करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।